हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी बिहार यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने 69th और 70th फिल्म्स के क्वेश्चंस की पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ सोर्स ट्रेसिंग की थी, ठीक वैसे ही अब हम 71st फिल्म्स के क्वेश्चंस की भी सोर्स ट्रेसिंग कर रहे हैं। ये इस सीरीज की सेकेंड वीडियो है। पहली वीडियो में शफाली मैम ने साइंस के क्वेश्चंस की डिटेल्ड सोर्स ट्रेसिंग की थी और इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को देखेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए जिन सोर्सेज को रेफर किया गया है वो है स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की किताब, जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आती है, हिंदी में भी आती है वो किताब, ल्यूसेंट जी के, और इसके बाद घटनाचक्र प्रीव्यू जो पूर्वावलोकन बुक आती है, जिसमें अलग अलग पीसीएस एग्जाम्स के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन रहते हैं। इसके अलावा बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनसे भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभी हाल ही में जो फाइनल आंसर की आई है 71st फिल्म्स की, उसमें कुछ सवालों को डिलीट किया गया है। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 2 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं 2 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। उन 2 क्वेश्चंस को डिलीट क्यों किया गया है, इसको समझने के लिए हमको जो क्वेश्चन पेपर का पहला पेज होता है जिसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए रहते हैं उनको देखना होगा। उसमें एक पॉइंट होता है 5th पॉइंट, अगर आप देखें तो उसमें ये लिखा रहता है कि अगर किसी क्वेश्चन में प्रिंटिंग या फैक्चुअल नेचर का कोई मिस्टेक हो तो इंग्लिश और हिंदी वर्जन में से इंग्लिश वर्जन को स्टैंडर्ड ट्रीट किया जाएगा, इंग्लिश वर्जन को ज़्यादा बेटर या सही माना जाएगा, उसके हिसाब से आंसर को सही माना जाएगा जो भी आंसर है। क्या लिखा है? इफ़ देयर इज एनी सॉर्ट ऑफ मिस्टेक आइदर ऑफ प्रिंटिंग और ऑफ फैक्चुअल नेचर देन आउट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज स्टैंडर्ड, है ना। तो अगर किसी भी तरह की त्रुटि हो तो इंग्लिश, अंग्रेजी तथा हिंदी रूपांतरों में से अंग्रेजी रूपांतर को मानक माना जाएगा, और यही वो आधार है जिसकी वजह से 2 सवालों को डिलीट किया गया है। यहाँ 2 बातें हैं, एक तो प्रिंटिंग नेचर, दूसरा फैक्चुअल नेचर। यानी प्रिंटिंग नेचर के जो मिस्टेक्स होते हैं, प्रिंटिंग की वजह से जो मिस्टेक्स हैं, और दूसरा कि जो फैक्चुअल बेसिस पे या फैक्चुअल तरीके का जो एरर है, फैक्चुअल गलतियाँ जो हैं। तो ये जो 2 सवाल अभी गलत हुए हैं वो इन्हीं की वजह से हुए हैं जिनको डिलीट किया गया है। तो जो सवाल डिलीट हुए हैं उनमें पहला सवाल है, द यंग इंडिया अ नेशनलिस्ट पेपर वॉज स्टार्टेड बाय, ऑप्शन है ऑप्शन ए एनी बेसेंट, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन डी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब इस सवाल को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया है, जबकि जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उनके हिसाब से ये सवाल काफ़ी आसान था, क्योंकि हम पढ़ते हैं गांधी जी के बारे में अगर थोड़ा बहुत भी, तो उसमें यंग इंडिया उनका जो अखबार था उसके बारे में ज़रूर पढ़ते हैं, है ना। तो ऑप्शन बी बाल गंगाधर महात्मा गांधी जो है, ये इसका आंसर हम सही मान के चल रहे थे, लेकिन बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया इस क्वेश्चन को? तो बीपीएससी का तर्क है कि जो बुक है, ये जो न्यूज़पेपर है वो द यंग इंडिया के बदले सिर्फ यंग इंडिया था, इसलिए यंग इंडिया नाम का जो पेपर है वो है महात्मा गांधी का, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द यंग इंडिया। तो द एक एडिशनल यहाँ पे ये ऐड हो गया है, इसकी वजह से इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है गलत मानकर। ठीक है, लेकिन अगर हम सोर्स ट्रेस करने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, देखिए स्पेक्ट्रम वाली किताब में भी दिया हुआ है, पीछे अपेंडिक्स जो रहता है बुक के आखिर में अपेंडिक्स दिए हुए हैं बहुत सारे, उनमें से आपको ये बुक न्यूज़पेपर के बारे में मिल जाएगा। ठीक है, ल्यूसेंट की बात करें तो ल्यूसेंट में भी गांधी जी के बारे में दिया हुआ है अलग से। ये देखिए यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन पहले पूछा जा चुका है, ये देखिए यंग इंडिया यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद हम घटना चक्र की बात करें तो वहाँ पर भी एक सवाल हमको मिलता है यंग इंडिया से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन जो है पहले 64th में पूछा जा चुका है। तो बीपीएससी का खुद का पीवाईक्यू भी है ये। ठीक है, 64th में बीपीएससी ने पूछा था, तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है पीवाईक्यू से, बीपीएससी के खुद के पीवाईक्यू से। तो ये अगर हम सोर्स की बात करें तो सारे सोर्सेज से ये सवाल सॉल्व हो गया है। अब आपने अगर ये टेबल बनाया है तो वहाँ पर आप ऐसे स्पेक्ट्रम के आगे +1, ल्यूसेंट +1, घटना चक्र प्रीव्यू +1 और बीपीएससी पीवाईक्यू +1, मानिए ये चारों सोर्सेज से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। ठीक है, पर बीपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया। टाइपिंग एरर या जो भी कह लें, फैक्चुअल एरर भी हो सकता है, टाइपिंग एरर भी कह सकते हैं इसको, द ऐड हुआ यहाँ पर।
हालांकि एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि बीपीएससी ने इस बार जो आंसर की रिलीज किया है उसमें आप देख रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। जैसा कि अतुल प्रसाद सर जब बीपीएससी के चेयरमैन बने तो उन्होंने जो आंसर की रिलीज करना शुरू किया उसमें एक्सप्लेनेशन भी देते थे कि कोई क्वेश्चन अगर वो सही मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं तो क्यों मान रहे हैं, उसका कोई आंसर मान रहे हैं जो भी वो सही आंसर मान रहे हैं उसको क्यों मान रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन में दिया रहता था, कोई सवाल डिलीट हुआ है तो क्यों डिलीट हुआ है वो भी दिया रहता था। ये 70th वाले एग्जाम में मिसिंग था। जब से रवि मनु भाई परमार सर चेयरमैन बने तो वो मिसिंग था, पर इस बार हमको वो देखने को मिला है। पिछली बार 70th के टाइम पर काफ़ी आंदोलन वगैरह हुए थे। उसके बाद से 71st में बीपीएससी ने ये रिफॉर्म, जो पहले से रिफॉर्म था 70th से पहले से ये हो रहा था आंसर की के साथ में एक्सप्लेनेशन, वो इस बार भी दिया गया है। ठीक है, तो वो एक सही उसकी तारीफ होनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, ये सवाल भी डिलीट हुआ है, क्यों डिलीट हुआ है देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, ही वॉज इलेक्टेड प्रेजिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट त्रिपुरी सेशन ऑफ 1938 AD। 1938 के त्रिपुरी सत्र में अध्यक्ष चुने गए थे वो। ये पहला स्टेटमेंट है। अब हमको पता है पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि त्रिपुरी सेशन जो है वो 1938 का नहीं है, 1939 का है। 1938 1938 में कौन सा सेशन था? हरिपुरा। तो इस आधार पर ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, ही एस्केप्ड फ्रॉम होम इंटर्नमेंट इन जनवरी 1941 AD। वैसे अगर आप देखें पहला स्टेटमेंट अगर आपको पता है गलत है, पहला कथन गलत है, तो उस आधार पर ऑप्शन ने ओनली 1 और 2 नहीं हो सकता है, ऑप्शन सी ओनली 1 और 3 भी नहीं हो सकता, ऑप्शन डी 1, 2 और 3 भी नहीं हो सकता है। तो बस इस स्टेटमेंट को जानते हुए आप ऑप्शन बी सही कर ले जाते, और ऑप्शन बी वैसे भी इसका सही उत्तर था भी पहले से। ठीक है, प्रोविजनल आंसर की में ऑप्शन बी ही माना गया था, लेकिन फिर इसको डिलीट किया गया है। तो डिलीट इसलिए हुआ है कि देखिए, अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट, देखिए प्रोविजनल आंसर की में इसका आंसर ऑप्शन बी था, ओनली 2 और 3, यानी 2 और 3 ये दोनों कथन सही है। पर जो फाइनल आंसर की में है उसमें ये कहा गया है कि जो स्टेटमेंट 3 है उसमें आप पढ़ेंगे तो ऑन October 21, 1943 ही कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिंगापुर। और हिंदी में आप देखें तो भारत की अस्थायी सरकार लिखा हुआ है। अस्थायी मतलब टेम्पररी, मतलब प्रोविजनल। तो इंग्लिश में ये प्रोविजनल होना चाहिए था, न कि प्रोविंशियल। ठीक है, तो प्रोविजनल के जगह पर यहाँ पर चूंकि प्रोविंशियल लिख दिया गया है इसलिए इसको गलत माना गया है। और गलत है भी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने जो है प्रोविजनल सरकार बनाई थी, अस्थायी सरकार गठित की थी, न कि प्रोविंशियल। प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो हो गया फिर प्रांतीय सरकारें, जैसे कि अंग्रेजों के टाइम पर, ब्रिटिश जो टाइम था उस समय बहुत सारे प्रांतीय सरकारें थी, प्रोविंस होते थे। अभी के हिसाब से अगर हम उत्तर प्रदेश, बिहारी जो स्टेट्स हैं ये एक तरह से प्रोविंसेस हुए। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं था बल्कि प्रोविजनल गवर्नमेंट था। तो ये स्टेटमेंट चूँकि गलत है इसलिए और अगर हम ऑप्शन स्टेटमेंट 3 को गलत मान लें तो फिर ऑप्शन 2 सिर्फ सही होगा, है ना। स्टेटमेंट 1 गलत, सॉरी ऑप्शन स्टेटमेंट 1 गलत है ही, स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया क्योंकि प्रोविंशियल नहीं प्रोविजनल होगा। तो सही तो स्टेटमेंट सिर्फ 2 है, तो ओनली 2 होना चाहिए, और ओनली 2 तो किसी ऑप्शन में है ही नहीं। इसकी वजह से बीपीएससी ने इसको डिलीट किया है। ठीक है, लेकिन हमारा काम तो यहाँ पर है सोर्स ट्रेस करना, कि अगर ये सवाल था, ये कंटेंट था, तो इसको हम कहाँ से सॉल्व कर पाते हैं, इसको हम किस सोर्स में देख रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में आपको अपेंडिक्स रहता है पीछे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको दिखाया था, और वहाँ से ये सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, स्पेक्ट्रम के अपेंडिक्स से ये सॉल्व हो रहा था। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो डिफरेंट सेशंस थे उनके बारे में डिटेल्ड में दिया हुआ है। ठीक है, ईयर दिया हुआ है, कहाँ पे हुआ था लोकेशन, और उसके बाद उसके बारे में भी कुछ अगर स्पेशल है, प्रेसिडेंट है उसके कौन थे, और उस सेशन में कुछ अगर स्पेशल हुआ था तो वो भी उस अपेंडिक्स उस टेबल में दिया हुआ है, तो वहाँ से सॉल्व कर सकते थे आप। इसके अलावा अगर हम देखें घटना चक्र, तो वहाँ पर भी सॉल्व हो रहा है। ठीक है, घटना चक्र में भी ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, बीपीएससी का सवाल नहीं है, पर ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है किसी और पीसीएस में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगर हम ल्यूसेंट को, तो ल्यूसेंट में भी ये देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे। तो ल्यूसेंट, स्पेक्ट्रम और घटना चक्र तीनों से सॉल्व हो रहा है।
तो आप वो जो टेबल बनाया था अपने सोर्सेज को लेकर वहाँ आप +1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 सवाल जो डिलीट हुए हैं, दोनों ही सवाल सारे सोर्सेज से सॉल्व हो रहे हैं। पहला वाला सवाल जो था यंग इंडिया को लेकर वो बीपीएससी के पीवाईक्यू में भी है, पर ये सेकंड क्वेश्चन जो है ये बीपीएससी के पीवाईक्यू में नहीं है, लेकिन बाकी तीनों सोर्स से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक, अब हम आते हैं बाकी के सवालों पर। जो 2 सवाल डिलीट हुए हैं उनको देख लिया है हमने। अब हम देखेंगे बाकी के 11 सवाल, क्योंकि टोटल मॉडर्न हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो थे 13। ठीक है, और 13 में 2 डिलीट हो गए, 2 डिलीट होने के बाद बचते हैं 11। हालांकि हमको सारे 13 देखने हैं, तो 13 सवालों में से 2 देख लिया। अब देखते हैं आगे। विच इंडियन लीडर फॉर द फर्स्ट टाइम यूज्ड द सेफ्टी वॉल्व थ्योरी टू अटैक द मॉडरेट्स इन द कांग्रेस? कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया? चलिए इसको ट्रेस करते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम में सीधा सीधा दिया हुआ है, एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लाइक लाला लाजपत राय बिलीव्ड इन द सेफ्टी वॉल्व। ये बुक आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, तो वो दिक्कत नहीं है, मैंने इंग्लिश वाला लगाया यहाँ पर आपको, पर हिंदी में भी ये एज इट इज़ दिया हुआ है, ट्रांसलेटेड वर्जन उसका है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें घटना चक्र, तो घटना चक्र में भी देखिए सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पे क्वेश्चन है पहले, तो ये वहाँ से भी सॉल्वेबल है। इनफैक्ट ये 69th बीपीएससी देखिए आप, यहाँ 69 बीपीएससी में पूछा गया है। तो बीपीएससी का खुद का पीवाईक्यू भी है, एज इट इज़ नहीं है, पर सेफ्टी वॉल्व थ्योरी पूछ रखा है बीपीएससी ने। ल्यूसेंट में ये नहीं मिल पाया, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी ल्यूसेंट में नहीं मिला है। ठीक है, बाकी सोर्सेज से सॉल्व हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट विच वाइसरॉय वॉज ए बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली? तो इसका आंसर तो लॉर्ड हार्डिंग है, पर ये किस सोर्स में दिया हुआ है देखें हम। ये देखिए स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है वाइसरॉय हार्डिंग 1912। इसके बाद घटना चक्र में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, लॉर्ड हार्डिंग देखिए यहाँ पे, और ल्यूसेंट में भी आपको यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में आपको यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, लिखा हुआ है, सॉरी, अटेम्प्ट टू मर्डर हार्डिंग वाइसरॉय दिल्ली बॉम्ब केस दिल्ली 1912। ठीक है, हार्डिंग के बारे में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ल्यूसेंट से, घटना चक्र से और स्पेक्ट्रम से भी सॉल्व हो रहा है, तीनों से। तो तीनों के आगे आप +1 कर लीजिए, आपको ऐड करने में आसानी होगी कि कितने क्वेश्चंस किस सोर्स से सॉल्व हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इन 1911? कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? इसका आंसर है हरदयाल, ऑप्शन सी। ठीक है, बट ये फैक्ट किसी सोर्स में मिला नहीं। ठीक है, लाला हरदयाल के बारे में हमको हर सोर्स में कुछ ना कुछ पढ़ने को मिलता है। ठीक है, गदर पार्टी वगैरह के बारे में हम जब पढ़ते हैं, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो लाला हरदयाल के बारे में भी हम पढ़ते हैं, पर उनके बारे में ये फैक्ट कहीं दिया हुआ नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में 1911 में इंडियन फिलोसफी के प्रोफेसर बने थे। संस्कृत के भी वो प्रोफेसर थे और उसके साथ साथ प्रोफेसर ऑफ इंडियन फिलोसफी भी थे, पर ये फैक्ट किसी सोर्स में नहीं है। ठीक है, तो ये कहीं से भी सॉल्वेबल नहीं था। अब आप कोई रिसर्च पेपर जा करके देख लें या किसी यूनिवर्सिटी की कोई गाइड में या किसी बुक में देख लें तो वो अलग बात है, बट इसको हम सोर्स नहीं मानेंगे। सोर्स हमारा जो स्टैंडर्ड सोर्स है उसमें ही हम देख रहे हैं, और वहाँ हमको वहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा है, ना ल्यूसेंट से, ना घटना चक्र से, ना स्पेक्ट्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का ये सवाल है, देख रहे हैं क्या है। नेम द प्रिंसिपल ऑफ MAO कॉलेज अलीगढ़ हु एनकरेज्ड मुस्लिम कम्युनलिज्म इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी? 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। कौन से इनमें से किसने? ठीक है, MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए। तो इनमें से जो भी है वो उस अलीगढ़ कॉलेज के प्रोफेसर थे। अब कौन थे इनमें से? ऑप्शन है डनलप स्मिथ है, B मिंटो है, C विलियम मॉरिस है, D थियोडोर बेक है। किस सोर्स से ये सॉल्व होगा देखें तो हम। देखिए ये स्पेक्ट्रम में नहीं दिया है और ल्यूसेंट में भी नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन घटना चक्र में आप जब देखते हैं तो वहाँ पर आपको थियोडोर बेक के बारे में दिया हुआ है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। एक सवाल है जिसमें ये दिया हुआ है, ये नहीं लिखा हुआ है कि थियोडोर बेक जो है वो इस मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ के प्रिंसिपल थे और उन्होंने मुस्लिम कम्युनलिज्म को बढ़ावा दिया। इतनी जानकारी तो नहीं दी हुई है,
पर थियोडोर बेक को मैच किया गया है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ से। इस बेसिस पर अगर आपने ये प्रैक्टिस किया होता घटना चक्र में तो संभव है मोस्ट प्रोबेबली कि आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, थियोडोर बेक को तो ये घटना चक्र से सॉल्वेबल माना जाएगा, बट बाकी सोर्सेस से सॉल्व नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमीशन एक्सेंचुएटेड द डिसकॉन्टेंट इन ऑल द पॉलिटिकल ग्रुप्स एंड पार्टीज फॉर नॉट एसोसिएटिंग एनी इंडियन मेंबर इन इट? किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? अब ऑप्शन में वेलबी कमीशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन और कैबिनेट मिशन है, पर हम जानते हैं साइमन कमीशन, साइमन गो बैक लाला लाजपत राय का नारा था। तो हम जब पढ़ते हैं तो हमको पता है साइमन कमीशन का विरोध इसलिए ही हुआ था क्योंकि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे। ठीक, देखिए स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, घटना चक्र में ये क्वेश्चन है, साइमन कमीशन ऑफ 1927 वाज बॉयकॉटेड बिकॉज। ल्यूसेंट में देखेंगे तो आप देखिए साइमन कमीशन 1927 के बारे में लिखा हुआ है, ऑल मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन वर यूरोपियन यानी वाइट्स। तो ये सॉल्व हो रहा है, यहाँ से तीनों ही सोर्स सॉल्व कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो घटना चक्र से भी सॉल्व हो रहा है, ल्यूसेंट से भी सॉल्व हो रहा है और स्पेक्ट्रम से तो सॉल्व हो ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों सोर्सेस के आगे आप +1 कर सकते हैं। Who assumed the command of the Indian National Army and gave famous battle cry चलो दिल्ली? किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया था? दिल्ली चलो या चलो दिल्ली का जो नारा है वो किसने दिया था? आंसर इसका सुभाष चंद्र बोस आप जानते हैं, पर सॉल्व कहाँ से हो पा रहा है ये देखते हैं। देखिए स्पेक्ट्रम में देखेंगे तो यहाँ से सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे देखिए वॉर क्राई चलो दिल्ली। इसी तरह से ल्यूसेंट में देखें तो यहाँ पर भी दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा हुआ है। इसके नीचे आप देखेंगे तो डू और डाई ये पूछा गया था पिछली बार, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था, तो डू और डाई पिछली बार पूछा गया था और दिल्ली चलो इस बार पूछा गया है। इस तरह से टेबल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट सेइंग्स जो है किसने कौन सा नारा दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, ये ल्यूसेंट से सॉल्व हो रहा है। बट घटना चक्र की बात करें तो वहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा जिसमें ये पूछा गया हो दिल्ली चलो से संबंधित। ठीक है, तो आप ल्यूसेंट के आगे और स्पेक्ट्रम के आगे +1 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन दी अटेम्प्ट? हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, या किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, अबुल कलाम आज़ाद या वी डी सावरकर? देखिए स्पेक्ट्रम में एज इट इज दिया हुआ है, एज इट इज वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट लिखा हुआ है। हिंदी में आप अगर बुक देखेंगे वहाँ पे भी मिलेगा आपको। घटना चक्र में भी सेम वही लाइन है, क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि घटना चक्र में ये नहीं पूछा है कि वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट किसने दिया था ये नारा, ये पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट ये कब दिया गया, किस मूवमेंट के दौरान दिया गया। ठीक है, और ल्यूसेंट में भी आपको यहाँ देखिए दिया हुआ है डू और डाई का नारा, और साथ में वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट भी लिखा हुआ है। तो यहाँ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, डू और डाई का ही नारा है ये, इसी को वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट कहा गया महात्मा गांधी के द्वारा। तो ये सवाल सॉल्व हो रहा है, ठीक ना, स्पेक्ट्रम से भी, घटना चक्र से भी और ल्यूसेंट से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेज्ड द क्राई डिवाइड एंड क्विट? ये तीसरा सवाल हम देख रहे हैं जहाँ पर नारों के बारे में पूछा गया है। पहले हमने देखा दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, फिर देखा हमने करो या मरो वाला महात्मा गांधी का। ये नारा डू और डाई का पिछले साल सीधे सीधे पूछ लिया गया था डू और डाई, और इस बार पूछा गया है उसी को इन लैंग्वेज क्या बोला गया था, वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, ये पूछा गया है ना। ये देखिए यहाँ टेबल में आपको दिख रहा है 70th में भी पूछा गया है डू और डाई, और 71st में भी। तो ये तीसरा सवाल है डिवाइड एंड क्विट वाला, ये किसने कहा, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया था? M.A. अंसारी, M.A. जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू या मोहम्मद इकबाल ने? तो इसको आप देखें अगर तो घटना चक्र या ल्यूसेंट में कहीं भी ये नारा नहीं दिया हुआ है। पर अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो स्पेक्ट्रम में जब आप पढ़ते हैं
अपेंडिक्स को, और अपेंडिक्स में एक अपेंडिक्स है जिसमें कि सारे गवर्नर जनरल और वाइसरॉय की लिस्ट दी हुई है, और किस गवर्नर जनरल और किस वाइसरॉय के समय क्या क्या हुए थे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स दिए हुए हैं। तो वहाँ पर आप पढ़ेंगे तो ये देखिए आप, डिवाइड एंड क्विट स्लोगन एट द कराची सेशन 1944 ऑफ द मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग के कराची सेशन में, कराची सेशन जो 1944 में हुआ था, वहाँ पर ये नारा लगा था डिवाइड एंड क्विट का। पर किसने लगाया था ये नारा, ये स्पेक्ट्रम में भी नहीं दिया हुआ है, इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम से भी सॉल्वेबल नहीं माना जाएगा, वहाँ से भी सॉल्व नहीं हो रहा है। मैंने आपको बस इसलिए दिखाया है कि स्पेक्ट्रम में चर्चा तो है डिवाइड एंड क्विट की, बट वो काफ़ी नहीं है, पर्याप्त नहीं है इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि किसने ये नारा दिया था वो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और इसका आंसर जो है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने यह नारा दिया था, ये किसी सोर्स में हमको नहीं मिला, तीनों के तीनों सोर्सेस में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ फ्रेंड्स आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये जो सोर्सेस हैं ये स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं। अब कुछ लोग हो सकता है ये कहें कि ये किसी फला कोचिंग के नोट्स में या किसी फला सोर्सेस में दिया हुआ है, तो आपको ये देखना पड़ेगा पहली बात कि ओवरऑल कितने सवाल कहाँ से सॉल्व हो रहे हैं, अगर आप कोई और सोर्स पढ़ते हैं तो उसमें भी। और दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब 13 सितंबर को ये एग्ज़ाम हुआ था उससे पहले जो भी किताब, जो भी मटेरियल अवेलेबल था, उसमें उनमें से किस में ये कितना कहाँ से सॉल्व हो पा रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं आपको कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम के बाद कोई बुक पब्लिश हुआ या किसी किताब का एग्ज़ाम के बाद कोई वर्जन आया और उस वर्जन में वो फैक्ट दे दिया गया, ऐड कर दिया गया। जैसे मान लीजिए अभी ये डिवाइड एंड क्विट ये फैक्ट नहीं दिया हुआ है किसी बुक में, ना लूसेंट में, ना घटना चक्र में, ना आपको स्पेक्ट्रम में। हो सकता है कि उसके अगले वर्जन में 2025 या 2026 वाले वर्जन में बुक में इस फैक्ट को ऐड कर लिया जाए, तो आपको उस बेसिस पर नहीं मानना है कि ये सवाल वहाँ से सॉल्वेबल है। ठीक है, 13 सितंबर को एग्जाम हुआ था तो 13 सितंबर से पहले की किताबों में अगर ये दिया हुआ है तभी हम उसको उस सोर्स से सॉल्वेबल मानेंगे। ठीक, उस आधार पर ये कहीं से सॉल्व नहीं हो रहा है, तीनों ही किताबों में से कहीं से भी नहीं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम। विच एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू न्यू डोमिनियंस, इंडिया एंड पाकिस्तान? पता है आपको, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत और पाकिस्तान दो नए स्वतंत्र राज्यों को बनाया, भारत का विभाजन करके। पर ये कौन से सोर्स से सॉल्व हो रहा है? सबसे हो रहा है, स्पेक्ट्रम, घटना चक्र, ल्यूसेंट, तीनों में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? ऐसे सवालों में पहले आप नॉट को सर्किल कर लीजिए। सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, हमको सही सुमेलित नहीं है ये ढूंढना है, यानी गलत ढूंढना है। पहला दिया है जेम्स अगस्टस हिकी एसोसिएटेड विथ कैलकाटा क्रॉनिकल। सेकंड है दयानंद सरस्वती एसोसिएटेड विथ सत्यार्थ प्रकाश, ये बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट, ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि हमको गलत ढूंढना है ना। ऑप्शन सी है रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी, और ऑप्शन डी है ज्योतिराय फुले सत्यशोधक समाज, ये भी बिल्कुल सही है। अब देखिए, जेम्स अगस्टस हिकी और रामास्वामी नायकर, ये दोनों जो है, इन दोनों में से कौन सा गलत है हमको ये समझ में, ये देखना है। रामास्वामी नायकर जो है, एक्चुअली इनका पूरा नाम है ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक, अब ईवी रामास्वामी नायकर जो है वो जस्टिस पार्टी से एसोसिएटेड थे। ठीक है, एसोसिएटेड थे, ये हमको पता है। कैसे पता है? जब आप बुक पढ़ते हैं कोई भी किताब, तो वहाँ पर आप रामास्वामी नायकर के बारे में पढ़ेंगे सॉरी, ईवी रामास्वामी नायकर के बारे में जब आप पढ़ेंगे, वहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो ईवी रामास्वामी नायकर जी का नाम आता है। ठीक है, इसके साथ साथ जस्टिस पार्टी और जस्टिस पार्टी मूवमेंट भी चला। जस्टिस पार्टी में ईवी रामास्वामी नायकर शुरुआत में नहीं थे, ईवी रामास्वामी नायकर बाद में जुड़े। जस्टिस पार्टी की जब स्थापना हुई तो सबसे पहले इसमें CN मुदालियार, TM नायर, P त्यागराज चेट्टी वगैरह थे। ठीक है, लेकिन बाद में जस्टिस पार्टी से रामास्वामी नायकर भी जुड़ गए। तो आपको बुक्स में रामास्वामी नायकर के बारे में भी मिलता है, जस्टिस पार्टी के भी मिलता है, के बारे में भी मिलता है, पर एग्जैक्टली ये एज इट इज बुक्स में नहीं दिया हुआ है कि रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी से एसोसिएटेड थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फैक्ट है।
अगर हम सोर्सेज की बात करें इसको लेकर, तो ये किसी भी सोर्स में रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी से एसोसिएटेड थे ये दिया हुआ नहीं है, जबकि ये थे। ठीक है, और अगर आप वैसे कॉमन सेंस से या ऐसे आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एसोसिएटेड थे, लेकिन एज इट इज़ नहीं दिया हुआ है। और जो स्टेटमेंट 1 है या ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए है जेम्स अगस्टस हिकी। तो जेम्स अगस्टस हिकी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि जेम्स अगस्टस हिकी ने बंगाल गैजेट जो है वो बंगाल गैजेट नाम से एक न्यूज़पेपर शुरू किया था। ठीक है, 1780 में, 1780 में बंगाल गैजेट, ना कि कैलकाटा क्रॉनिकल। तो बंगाल गैजेट तो नहीं है, बंगाल गैजेट नाम से उन्होंने शुरू किया था, कैलकाटा क्रॉनिकल नाम से नहीं किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है आपको, या ये वाला ऑप्शन जो है गलत है, इस आधार पर ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 93 का ए। रामास्वामी नायकर जस्टिस पार्टी ये सही है, पर ये किसी बुक में डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, जस्टिस पार्टी से वो जुड़े थे लेकिन बाद में जुड़े थे। शुरू में जस्टिस पार्टी में कौन थे? मुदालियार, नायर, त्यागराज चिट्टी वगैरह ये लोग थे। और रामास्वामी नायकर के बारे में फेमस है उनका सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जिसकी वजह से उनको पेरियार कहा जाता है ना। तो एज इट इज़ नहीं मिलने की वजह से इसके लिए मैं किसी भी सोर्स को सॉल्वेबल नहीं मानूंगा कि किसी भी सोर्स से ये सॉल्व हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 98, ये लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। पहला है डेथ सेंटेंस टू राजा नंद कुमार, दूसरा है ट्रीटी ऑफ सालबाई, तीसरा है बैटल ऑफ वांडीवॉश और चौथा है डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। एक सवाल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट को अरेंज करने के लिए आ ही जाता है हर बार, ऑलमोस्ट हर बार पूछते हैं, उससे मिलता जुलता कुछ। यहाँ देखिए, अगर आप देखेंगे पहला जो है राजा नंद कुमार, उसके बारे में आप किसी भी बुक में जाएंगे तो नहीं मिलेगा, इनमें से किसी बुक में, ना ल्यूसेंट में दिया है, ना स्पेक्ट्रम में दिया है, ना घटना चक्र में राजा नंद कुमार के बारे में कोई क्वेश्चन है। ट्रीटी ऑफ सालबाई, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई हम जानते हैं 1782। देखिए, राजा नंद कुमार के बारे में जानकारी तो नहीं है किसी बुक में, किसी बुक से हमको नहीं मिल रहा है, लेकिन क्या उसके बावजूद हम सॉल्व कर पा रहे हैं इस सवाल को, ये देखने वाली बात होगी। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई हमको पता है 1782, बैटल ऑफ वांडीवॉश हमको पता है 1760। ठीक है, 1760। और चौथा जो है डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, तो 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हुई थी। अब अगर हम इस बेसिस पर इसको सॉल्व करने निकलें तो आप देखिए 1760 पहले आएगा, फिर 82, फिर 99, यानी 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4 आना चाहिए। ऐसे कौन से ऑप्शन हैं जहाँ पे 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4 आ रहा हो? देखिए, पहले में 3 के बाद 2 नहीं आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, तो इसको हम गलत मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखें, 3 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो सकता है सही, हो सकता है, पक्का नहीं है अभी। ऑप्शन सी देखें तो यहाँ पर 3 के बाद 2 नहीं बल्कि 2 के बाद 3 है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखें तो 3 के बाद 2 आ रहा है और 2 के बाद 4 आ रहा है, अब डी भी सही हो सकता है। तो ऐसे हमारे पास अब 2 ऑप्शन बच गए हैं जहाँ पर क्रोनोलॉजी में 3 के बाद है 2 और 2 के बाद है 4। बी में भी वही है, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, यानी 3 के बाद ही आ रहा है 2, 2 के बाद ही आ रहा है 4। ऑप्शन डी में 3 के बाद 2, 2 के बाद 1 और 1 के बाद 4, यानी 3 के बाद ही 2 आया और 2 के बाद ही 4 आया। मतलब डेथ सेंटेंस टू राजा नंद कुमार, इस फैक्ट को, इसके ईयर को बिना जाने हुए इस क्वेश्चन का सही आंसर हम नहीं दे सकते हैं। और चूंकि ये किसी भी सोर्स में राजा नंद कुमार की डेथ सेंटेंस के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला सवाल जो है फिर सॉल्वेबल नहीं माना जाएगा। अगर आपको जानकारी के लिए पता देखना है तो 1775 है ये ईयर। ठीक है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा फिर 98 का बी हो जाएगा, है ना। 1775 यानी 3 के बाद 1, फिर 2, फिर 4, 3, 1, 2, 4। पर ये 1775 में हुआ था, ये हमको पता ही नहीं है, किसी सोर्स में दिया ही नहीं है, तो कैसे सॉल्व करते, है ना। मतलब ल्यूसेंट, स्पेक्ट्रम और घटना चक्र में नहीं दिया हुआ है, तो उन तीनों सोर्स के बदौलत तो सॉल्व नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को भी हम किसी भी सोर्स से सॉल्वेबल नहीं मानेंगे। ठीक है, ये आखिरी सवाल था। अब आपको पता है कि आपने देखा कि कौन से सवाल को किस सोर्स से सॉल्व किया जा सकता था, ल्यूसेंट से कितने सवाल सॉल्व हो रहे हैं, स्पेक्ट्रम से कितने हो रहे हैं और घटना चक्र से कितने हो रहे हैं। तो टोटल जो 13 सवाल हमने देखे, है ना, 2 डिलीट हुए हैं, लेकिन हम उन दोनों को भी हमने देखा कि वो दोनों सवाल जो डिलीट हुए हैं, वो सारे सवाल, वो दोनों सवाल हर सोर्स से सॉल्व भी हो पा रहे थे। ठीक है, तो 13 सवाल थे,
इसमें से 8 हमने देख लिया कि 8 जो है वो स्पेक्ट्रम से सॉल्व हो रहे हैं, इतने ही सवाल घटना चक्र से सॉल्व हो रहे हैं, और 7 जो है वो ल्यूसेंट से हो रहे हैं। ठीक है, इस बार बहुत डिफरेंस नहीं है घटना चक्र या स्पेक्ट्रम और ल्यूसेंट वाले में, पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी एक एग्ज़ाम में कौन से कितने सवाल किस सोर्स से सॉल्व हुए हैं। सिर्फ इस आधार पर अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो हो सकता है अगली बार सरप्राइजिंग एलिमेंट हो और कहीं और से किसी दूसरे सोर्स से आपको ज़्यादा सवाल देखने को मिल जाए। तो आपको अगर अपना सोर्स डिसाइड करना है तो इसके लिए आपको इस वीडियो के बाद पिछले एग्ज़ाम में जो 78th में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन थे वो वाले वीडियो को भी आप जाकर के ध्यान से देखें कि किस सोर्स से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं और किस तरह से सवाल बीपीएससी बना रही है। इसके अलावा 69th के भी क्वेश्चन को देखें। तो इस तरह से 2-3 सालों के सवालों को अगर आप देखेंगे कि वो किन बुक्स से सॉल्व हो रहे हैं और किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं, बुक में भी कहाँ किन एरियाज़ को आपको ध्यान से पढ़ना है, किस एरिया से आ रहा है सवाल, इन चीज़ों को आपको खुद से रिसर्च करके फिर जाके ही आपको तैयारी करनी चाहिए। 72nd के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आप AEDO के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी जो 100 क्वेश्चंस का सेकंड पेपर है, पेपर 2 जो होगा GS वाला, उसके लिए भी आपकी स्ट्रैटेजी वैसी ही होनी चाहिए कि BPSC की GS की जो तैयारी होती है वैसे ही आपको उसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।